अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों के पास उनके कामों के अलावा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आप कुछ प्यारे पेंगुइन और सील जैसे जानवरों को ही देख पाएंगे और आपको कभी कभार तैरती हुई व्हेल देखने को मिल सकती है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां केवल दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता रहते हैं। इन वैज्ञानिकों ने बर्फ की मोटी सतह पर एक गहरा छेद किया जिससे वो वहां की हवा के बारे में जान सकें और समझ सकें कि वातावरण खुद को कैसे साफ करता है। उन्होंने खास ड्रिल का इस्तेमाल किया और सतह से 450 फीट नीचे एक सिलेंड्रिकल छेद किया। इसमें से कुछ बर्फ 8 लाख साल पुरानी तक हो सकती है और इससे ये जाना जा सकता है कि तब क्लाइमेट कैसा था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक पेड़ के रिंग्स की जांच करके उसकी उम्र का पता लगाना। हालांकि ये काम उससे कहीं ज्यादा कठिन है। खुदाई के बाद उन्होंने छेद के नीचे थोड़ी बर्फ गिराने का फैसला किया जिससे ये देखा जा सके कि आगे क्या होगा। उन्होंने कुछ बहुत ही असामान्य आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कि वे एक स्पेसशिप में हों और रास्ते में कई रुकावटें हों जहां चट्टानें एक दूसरे से टकरा रही हों। बर्फ के ब्लॉक के गिरने के साथ ही आवाज की पिच में बदलाव आने लगा और यह हाई पिच से शुरू होकर एक धीमी हार्ट बीट जैसी आवाज पर खत्म हो गई। जब वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार सुना तो वे हैरान रह गए और उन्होंने इसका पता लगाने के लिए छेद में कुछ और बर्फ गिरा दी जिससे उन्हें पता चला कि पहले जैसी आवाजें आ रही थी, बस अलग अलग वेरिएशन में। वे ये नहीं बता सकते थे कि वहां क्या है और इससे भी जरूरी बात यह है कि इस तरह की आवाजें क्यों पैदा हुई। अंटार्कटिका में काफी ज्वालामुखी हैं जिनमें से कई बर्फ की मोटी चादरों के नीचे दबे हैं। वैज्ञानिकों ने 91 ज्वालामुखियों का पता लगाया और दावा किया कि ऐसे और भी हो सकते हैं जिनके चलते दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र हो सकता है। जब वे अपनी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें जमीन के नीचे कई बड़े कोन के आकार के फिगर्स मिले। कुछ बर्फ में 2 मील की गहराई तक के थे। कुछ चोटियां 3000 फीट से ज्यादा ऊंची और दर्जनों मील तक फैली हुई थी। लेकिन सतह पर यह कागज की एक शीट की तरह सपाट है। हो सकता है कि उन्होंने बर्फ के उस ब्लॉक को एक असल ज्वालामुखी के अंदर गिरा दिया हो जिस पर वे खड़े थे, लेकिन इसकी संभावना कम है। भले ही जमीन के नीचे ज्वालामुखी के होने का पता इत्तेफाक से चला हो, लेकिन वे सच में एक ज्वालामुखी पर खड़े थे जहां उन्होंने अपना वर्क स्टेशन स्थापित किया था। ऐसा होने की संभावना कम है। हो सकता है कि उन्होंने ऐसे इलाके में काम किया जहां पुराने क्लाइमेट का अध्ययन करना अन्य जगहों की तुलना में आसान और कम खतरनाक है। वे बर्फ के सैंपल्स इकट्ठा करते और लैब में उनकी स्टडी करते हैं। ये लाखों साल पहले किसी पुराने कीड़े की खोज करने जैसा है जब डायनासोर धरती पर आ करते थे। लेकिन छोटे कीड़ों के बजाय वैज्ञानिक पुरानी धूल, हवा के बुलबुले, समुद्री सॉल्ट, ज्वालामुखी की राख और उस समय के पर्यावरण से आने वाली किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं। वे व्यावहारिक रूप से बता सकते हैं कि उस समय का क्लाइमेट कैसा था। बर्फ के सैंपल्स बता सकते हैं कि पृथ्वी की जलवायु के गर्म होने पर अंटार्कटिका की पश्चिमी बर्फ की चादर पिघल गई। अगर ऐसा हुआ तो इसके फिर से होने की संभावना है। इसका मतलब होगा कि समुद्र का स्तर बढ़ेगा जिससे कोस्टल सिटीज और छोटे दूर दराज के आइलैंड पर असर पड़ेगा। लेकिन सबूतों के बावजूद वैज्ञानिकों को यकीन नहीं है कि यह सच है। बर्फ के सैंपल्स को समझने में 1 हफ्ता या 1 साल भी लग सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि खोज में क्या मिलता है। वे सैंपल्स को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते या पिघलाते हैं। पेड़ों के रिंग्स की तरह परत जितनी गहरी होती है, हम समय में उतने ही पीछे चले जाते हैं। बर्फ में फंसे प्राचीन बुलबुले की स्टडी करने के लिए शोध करने वालों को एक वैक्यूम हुड के नीचे सैंपल्स को तोड़ना पड़ता है जिससे हवा को निकालने और वायल्स में भरने के दौरान बाहरी हवा अंदर ना आ सके। बर्फ के नमूनों का अध्ययन करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस हैं, लेकिन इनके नष्ट होने का खतरा होने के कारण हर मेजरमेंट के लिए एक क्लीन रूम सेटिंग होनी चाहिए जिससे कुछ भी खराब ना हो। वैज्ञानिकों को बॉडी सूट और दस्तानों की कई लेयर्स पहननी पड़ती हैं और लगातार वेंटिलेटेड होना पड़ता है क्योंकि एक छोटा सा फिंगरप्रिंट भी सैंपल को बर्बाद कर सकता है। वे वातावरण की संरचना और तापमान में बदलाव देखने के लिए कुछ पैटर्न की तलाश करते हैं, लेकिन बर्फ के कुछ ब्लॉक्स को एक छेद में गिराना इतना बुरा नहीं होगा। इस तरह की अजीबोगरीब आवाज का कारण ऐसा ही है जैसे कि रुकी कार की तुलना में चलती कार के हॉर्न की आवाज अलग लगती है। इसको वैज्ञानिक भाषा में डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। तरंग की फ्रीक्वेंसी में होने वाला ये बदलाव ऑब्जर्वर के तरंग के सोर्स की तरफ बढ़ने से होता है। इस प्रभाव का मतलब ये नहीं है कि आवाज की फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव होगा।
ये सिर्फ शिफ्ट होता है। और अन्य तरह की तरंगों के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जैसे पानी और प्रकाश। लेकिन जब डॉपलर इफेक्ट की बात आती है तो आवाज की तरंगों पर इसका असर आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए जब वैज्ञानिकों ने उस बर्फ के ब्लॉक को छेद में गिराया तो साउंड वेव्स वापस ऊपर आईं और जहां उन्होंने ड्रिल किया था उस सक्रिय ट्यूब के चारों ओर टकराईं। इसीलिए उन्होंने प्यू प्यू की आवाज सुनी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये आइस ब्लॉक हमसे 450 फीट नीचे चला गया। तेल के जहाज समुद्री क्रस्ट में ऐसे छेद बनाते हैं जो पृथ्वी में हजारों फीट नीचे हैं। रूस का कोला सुपर डील बोर होल इंसानों का बनाया अब तक का सबसे गहरा छेद है। यह सतह से 40,000 फीट से ज्यादा नीचे जाता है। यहाँ 7.5 मील दूर तक पहुंचने में लगभग 20 साल लग गए। ये मेंटल से केवल आधी दूरी पर है। पूरी पृथ्वी की बात करें तो वास्तव में गहरा छेद सतह पर खरोंच लगाने जैसा है। ये गड्ढा तेल खोदने के लिए नहीं था और ना ही यह समुद्र में था। जब इंजीनियरों को पता चला कि तापमान उनके अंदाज से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा था तो 1992 में ड्रिलिंग रोक दी गई और फिर इसे छोड़ दिया गया। अब ये एक बंजर गड्ढा बन गया है, लेकिन ग्रह के केंद्र के सबसे पास हम इतना ही पहुंच पाए हैं। डरावनी बात यह है कि साइट पर मौजूद कुछ वर्कर्स ने भीतर से आ रही आवाजें सुनी थी। दूर यमन देश में पूर्व में रेगिस्तान के बीच बरहौत में एक प्राचीन छेद मौजूद है। ये वास्तव में राजधानी सना की तुलना में ओमान के ज्यादा पास है। इस छेद ने एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोगों को हैरान कर रखा है। रूस और अंटार्कटिका के छेदों के विपरीत ये इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया था, यह ऐसे बनाया गया था। ये कई सालों से यहाँ है और स्थानीय लोग इससे दूर ही रहते हैं। वे इसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये आसपास के लोगों के लिए और जो भी इसका नाम लेता है उनके लिए बुरी किस्मत लाता है। उनका दावा है कि इसे आत्माओं के लिए एक जेल की तरह बनाया गया था, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं मानते। ये गड्ढा 98 फीट चौड़ा और लगभग 330 से 650 फीट गहरा है। आप अंदर से आने वाली अजीबोगरीब आवाज भी सुन सकते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कुएं में बहुत थोड़ा या कोई भी वेंटिलेशन नहीं है और वहाँ मुश्किल से थोड़ी सी ऑक्सीजन है, इसीलिए वहाँ नीचे किसी के रहने की संभावना नहीं है। मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप ने मार्च 2016 में कुछ धीमी गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी। इनमें से कुछ गड़गड़ाने की आवाज के बाद तेज चीखने जैसी आवाजें आईं। उन्होंने ये आवाजें कई हफ्तों के दौरान रिकॉर्ड की, जिसके लिए उन्होंने टाइटेनियम से घिरे माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया ताकि पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु का तेज प्रेशर इसे दबा ना सके। उन्हें इसे धीरे धीरे नीचे करना पड़ा क्योंकि समुद्र तल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1000 गुना है। पूरे 23 दिनों के लिए माइक्रोफोन ने उजरती हुई वेल और ऊपर से तैरती नाव की आवाजें और यहाँ तक कि पास के भूकंपों की गड़गड़ाहट भी रिकॉर्ड की, लेकिन वो अभी तक ये तय नहीं कर सके कि उन शुरुआती आवाजों का कारण क्या था। शोधकर्ता समझ नहीं पाए कि मारियाना ट्रेंच के नीचे से आ रहा शोर इंसानों के कारण था या प्राकृतिक। वे ये भी जानना चाहते थे कि क्या इन आवाजों ने समुद्री जीवन को प्रभावित किया है, जैसे डॉल्फिन और वेल जो इकोलोकेशन पर निर्भर हैं। वे अभी भी इसका पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अब समुद्र में 50 साल पहले की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक शोर है। शिपिंग, सबमरीन्स और पानी के भीतर हो रहे कंस्ट्रक्शन में तकनीकी विकास के साथ आने वाले समय में समुद्र का शोर और बढ़ जाएगा। नॉर्दर्न लाइट से आवाजें आती हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। आमतौर पर उन्हें तब सुना जा सकता है जब लाइट सबसे तेज होती है। वैज्ञानिक हमेशा इस बात से हैरान रहते थे कि हमसे इतने ज्यादा ऊपर होने के बावजूद ये धीमी पॉपिंग और क्रैकिंग जैसी आवाजें कैसी आती हैं। उन्होंने कुछ खास माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया और देखा कि आवाजें हमसे केवल 230 फीट ऊपर से आई हैं, जो कि काफी कम दूरी है। लाइट के किसी खास क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मजबूत होने के कारण ऐसा होता है। नॉर्दर्न लाइट्स पैदा करने वाले मैग्नेटिक तूफान इन इलेक्ट्रिक चार्जेस को फैलाते हैं। इससे वातावरण में छोटी छोटी चिंगारियां से निकलती हैं, जिससे पॉपिंग और क्रैंकिंग की आवाजें आती हैं।